डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार के कई मंत्री डुमरी में कैंप कर रहे हैं। दूसरी ओर यशोदा देवी के समर्थन में बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो की ताबड़तोड़ सभाएं चल रही हैं। और इस बीच डुमरी के दंगल में ओवैसी ने एंट्री मारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। किसके दावे में कितना दम, किसके वादे पर विश्वास करेगी जनता। डुमरी के दंगल में ओवैसी की एंट्री। डुमरी में चुनाव प्रचार का शोर है। जीत के दावे हर कोई कर रहा है, लेकिन इस बीच डुमरी के दंगल में ओवैसी ने एंट्री मारी है। डुमरी में AIMIM के लिए वोट मांगते हुए ओवैसी ने 60-40 को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। साथ ही ओवैसी ने कहा बीजेपी और RSS के साथ समझौता कर JMM पहले सरकार बना चुकी है और उस सरकार में हेमंत सोरेन डिप्टी CM थे। ना कारखाना लगाया, ना नौकरी लगाई। अब कह रहे हैं कि 60-40, हेमंत सोरेन 60-40 कह रहे हैं। तो आपने अच्छा नारा लगाया था, क्या कहा? 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। तो हेमंत सोरेन को 40 दीजिए, 60 हमको देकर इनको कामयाब करिए, तभी इनका दिमाग हल्का होगा। ओवैसी के हमले पर सरकार के मंत्रियों ने पलटवार किया है। बन्ना गुप्ता ने MIM को बीजेपी की बी टीम बताया, तो सत्यानंद भोक्ता ने ओवैसी की सभा को फ्लॉप करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी साहब, और जहाँ जहाँ चुनाव होता है तो उनका एक ही दायित्व है कि कैसे करके जो हमारा धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ हैं उनको कमज़ोर करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। तो वो देखिए, रोज़ रोज़ काट की हांडी जो है चलेगी नहीं, और यहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि ओवैसी साहब आए हैं सिर्फ भाजपा को लाभ पहुँचाने के लिए। जो सभा थे, हमको लगा कि यहाँ को उसका असर नहीं हुआ। वो आए, कैसे चले गए, कुछ जाना भी नहीं। 500 से भी ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो 500 तो हम लोग साथ में लेके चलते हैं। तो उनका यहाँ पर कोई असर नहीं है। जितने हम गठबंधन के हमारे JMM, कांग्रेस, RJD संयुक्त रूप से सभी वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, और जो माहौल, जो वातावरण है, जो सिचुएशन है, जो सहानुभूति है, हम कह सकते हैं कि एक तरफा लहर बेबी महतो के पक्ष में है। AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सत्ताधारी दल को हार का डर है, ऐसे में अब वो धमकी देने पर उतर आए हैं। लेकिन जो कमजोर पड़ जाता है वो इसी प्रकार के आरोप लगाते हैं। अब वो लोग क्या डेमोक्रेसी में क्या चाहते हैं कि खाली JMM ही रहे, कोई दूसरा नहीं लड़े वहाँ। और इसीलिए तो ये लोग जाकर के आज क्या मुखिया जी थे और के मथुरा सोरेन, उनके घर में जाकर के हमला करना, उन लोगों को परेशान करना, कि भाई क्या मतलब है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है, कहीं भी कोई काम कर सकता है। लेकिन आज उनकी हार की जो पूरी उन्होंने दिखाई पड़ रहा है कि आप चुनाव हाथ से निकलते जा रहा है, तो आप लोगों को धमका रहे हैं। इधर यशोदा देवी के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभा कर रहे सुदेश महतो ने विकास के मुद्दे पर JMM को खुली बहस की चुनौती दी है। अटल पर विकास की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करना चाहता है, मैं वहीं खड़ा होकर बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी टीम 40 साल यहां से लेकर संयुक्त बिहार, केंद्र सरकार और यहां तक का जो सफर झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, अनगिनत MLA, MP, मंत्रालय, भारत सरकार से लेकर राज्य में 5 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाले आए डेवलपमेंट पर बात करें, हम मंच के लिए तैयार। डुमरी के दंगल में प्रचार का शोर जारी है। बेबी देवी के समर्थन में सरकार के कई मंत्री डुमरी में कैंप कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के साथ जनसभा के जरिए वोट मांगा जा रहा है। मंत्री बन्ना गुप्ता और सत्यानंद भोक्ता ने कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। दूसरी ओर यशोदा देवी के समर्थन में बीजेपी और आजसू ने पूरी ताकत झोंक दी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने चंद्रपुरा में जनसभा को संबोधित किया, जबकि बाबूलाल मरांडी ने भी NDA प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसका पता 8 सितंबर को उस वक्त चलेगा
जब वोटों की गिनती होगी। न्यूज 11 भारत के लिए चंद्रपुरा से प्रभाकर के साथ डुमरी से श्रीकांत, राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो डुमरी के दंगल में ओवैसी ने हुंकार भरी। मॉब लिंचिंग को लेकर ओवैसी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और साथ ही 60-40 नई चलतों का नारा लगाया। ओवैसी ने कहा कि चौकीदार और दुकानदार से लोग तंग आ चुके हैं, देश में तीसरे विकल्प की जरूरत है। दंगल में ओवैसी की हुंकार, मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार पर वार। ओवैसी ने कहा 60-40 नई चलतों। डुमरी के दंगल में उतरे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामगढ़ के शमशाद के घर वालों को कांग्रेसियों ने उनसे मिलने नहीं दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि झारखंड के सीएम कहते हैं कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुआ। सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है और आपके राज में दुकानें जलती हैं, शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप हैं, इल्जाम मौलाना मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है, इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये बी टीम है। डुमरी के केबी हाई स्कूल मैदान में एआईएमआईएम की चुनावी सभा थी। इस दौरान ओवैसी ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और मंत्री हफीजुल हसन पर भी निशाना साधा। साथ ही गिरिडीह विधायक पर भी हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को 155 करोड़ रुपए दिए, लेकिन हेमंत सरकार ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्च किए। केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, झारखंड की सरकार को 155 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 155 करोड़ रुपए दिए गए। ये हेमंत सोरेन ने उसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। 155 करोड़ में स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए थी, रोड बनना चाहिए था, जहां पर अल्पसंख्यक समाज रहता है, मुसलमान, जहां पर ईसाई रहते हैं, मगर इन्होंने उसमें से 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ राज्य सरकार पर हमला बोला, बल्कि यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि 60-40 नहीं चलता। ना कारखाना लगाया, ना नौकरी लगाई, अब कह रहे हैं कि 60-40। हेमंत सोरेन 60-40 कह रहे हैं, तो आपने अच्छा नारा लगाया था, क्या कहा? 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। तो हेमंत सोरेन को 40 दीजिए, 60 हमको देकर इनको कामयाब करिए, तभी इनका दिमाग हल्का होगा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से समझौता कर जेएमएम पहले भी सरकार बना चुका है, जिसमें हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे। तुमने क्या 3 मर्तबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो मैं हेमंत सोरेन? क्या बीजेपी और तुमने आरएसएस का दामन नहीं थामा? और तुमने थामा और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग चौकीदार और दुकानदार से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि ना एनडीए और ना इंडिया, बल्कि देश में तीसरे विकल्प की जरूरत है। न्यूज 11 भारत के लिए डुमरी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। डुमरी के दंगल में ओवैसी की तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। दिग्गज लगे हुए हैं, अपने अपने कैंडिडेट के लिए वोटिंग की अपील की जा रही है। चाहे बात एनडीए के आजसू के सुप्रीमो की बात करें, सुदेश महतो लगातार जनसभा कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं और यशोदा देवी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं अगर बात सीएम की करें और उनके मंत्रियों की करें तो लगातार कैंप किए हुए हैं डुमरी क्षेत्र में
और बेबी देवी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। कई वादे किए जा रहे हैं, कई दावे किए जा रहे हैं। दिलचस्प यह होगा देखना कि जो डुमरी की जनता है इन वादों और दावों में कितना इनकी किस्मत किस तरीके से बदलती है, ये डुमरी की जनता के हाथ में है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। आजसू से परवाज खान है। परवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। और प्रदीप सिन्हा जी है बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परवाज जी, आजसू ने पूरी दमखम के साथ डुमरी में कैंप कर रहे हैं, लगातार वहां पे जनसभाएं हो रही हैं, लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। और इस प्रचार प्रसार में क्या कुछ लगता है, जैसे ही ओवैसी की एंट्री हुई है, क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला के तौर पर देख रहे हैं इसे? धन्यवाद राजदा। ये आपके स्टूडियो में खाली कुर्सी ही बता रही है कि जेएमएम कांग्रेस को बोलने के लिए अब उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो अनुपस्थित हो गए हैं। देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी एनडीए प्रत्याशी यशोदा जी के लिए 70 पंचायत में जा के घूम कर जो सरकार जो अपने घोषणा पत्र पे वादे किए थे और घोषणा किए थे, उसको जाके वो ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हुआ। मैं उनमें से कुछ प्रमुख मुद्दा आपको बताता हूं, जो आपके दर्शक भी आपके माध्यम से जाने कि ये जो मौजूदा सरकार है किस तरह लोगों को छली है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र पे लिखा था कि सत्ता में आने पर 3 उपराजधानी बनेगी, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग को बनाया जाएगा। उसमें क्या बना वो तो जनता ही बताएंगे। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की बात कही थी, लेकिन अभी तक क्या हुआ, अभी नियोजन नीति तक नहीं बना पाए। 25 करोड़ रुपए का सरकारी टेंडर जो स्थानीय लोगों को देने की बात थी, वो भी हवाई की बात हो गई। ये इस तरह से अन्य इतने सारे मुद्दे हैं जो माननीय सुदेश महतो जी हर पंचायत में जा के ढूंढ रहे हैं कि कहाँ धरातल पे उतरा है, कहाँ बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इस तरह का चीजें हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं। जनता उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि एनडीए प्रत्याशी श्रीमती यशोदा देवी को भारी मतों से विजयी बना के और डुमरी में जो भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री भरी थी, उसको रोकने के काम करेंगे। प्रदीप जी, आजसू को आपने साथ दिया है इस बार, पिछली बार ये साथ नहीं थी। जाहिर तौर पर ये फैक्टर तो काम करेगा, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार 2019 में आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों को जो मत प्राप्त हुए, अगर उनको आप जोड़ दें तो उसी वक्त मैं समझता हूं कि 2019 में अगर एक समझौता हो गया होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की वहां से हार हो गई होती। अब जबकि हम संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी संयुक्त ताकत भी है और मैदान में दिखाई भी दे रही है कि किस तरह से दोनों दलों के नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और पिछली बार एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मतदाताओं के बीच कहीं न कहीं ऐसी नौबत आ जाती है कि कंफ्यूजन हो जाता है। जब 2 सहयोगी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हों तो मतदाता ऊहापोह की स्थिति में होती है कि हम किसके साथ जाएं। तो वैसी स्थिति अब नहीं है। बिल्कुल मतदाताओं के बीच क्लैरिटी है कि एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड गठबंधन है, दूसरी तरफ आजसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है एनडीए का। इसलिए मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने जो विगत 3.5 साल में लोगों के साथ छलावा किया है, तो अभी परवाज कुछ बातों का चर्चा कर रहे थे वो, लेकिन कुछ कोर इशू में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था उसका चर्चा करना चाहूंगा कि 1932 का खतियान लागू करेंगे। अभी डुमरी की एक सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2024 का चुनाव जीतने के बाद हम इसको लागू करने की सोच रहे हैं। तो समझिए किस तरह से छलावा किया गया है, उनकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने उनको इतनी ताकत दी कि 50 सीटें उनको मिली और उसके अलावा बेरोजगारी 5 लाख लोगों को देना, भत्ता देना, ये सारी चीजें हैं जिस पर अब मुख्यमंत्री चर्चा भी नहीं करते। अब रोज नए नए बहाने ढूंढना कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, हमें डराया जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ एक रेटोरिक हो गया। हर चुनाव में आप वही बात जाकर बोलते हैं कि मुझे काम करने से रोका जा रहा है। अब बताइए, ओवैसी जी ने जो आरोप लगाए कि 155 करोड़ रुपए केंद्र दिए और 5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया, तो इनके 2 मंत्री जो एक बड़बोले कांग्रेस के मंत्री हैं इरफान अंसारी और दूसरे इनके मंत्री हैं हफीजुल, उनको सामने आना चाहिए कि ओवैसी ने बात सही कही या गलत कही या मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जवाब तो देना चाहिए उनको, लेकिन जवाब देने के बजाय अगर आप चुप्पी साध लेंगे तो निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं संदेश यही जाता है कि आपने किया कुछ नहीं, लोगों के बीच जाकर आप जबरदस्ती कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ जेएमएम से भी जुड़ने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसे बयान भी है जो है हम आपसे उससे सवाल हम आपसे जरूर लेंगे। उनका कहना है कि जेएमएम ने ये बात पहले भी कह रखी है कि सहानुभूति, श्रद्धांजलि के तौर पर वोट मिलेगी और स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के परिवार के लोग ही आगे अच्छा कर सकते हैं। इस पर अगर मधुपुर का एग्जाम्पल हम ले ले तो मधुपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाजी हुसैन अंसारी जी के इंतकाल के बाद उनके बेटे को मंत्री पहले बनाया गया, फिर कैंडिडेट बनाया गया, जीत हुई और उसे फॉर्मूले पर अब डुमरी विधानसभा चुनाव की भी तैयारी की जा रही है। किस तरीके से इसे देखते हैं? सवाल किससे है? प्रदीप जी। मेरे से। देखिए, आपने तो गिनवा दिया कि राज्य में जो भी उपचुनाव हुए, या आप मांडर के देख लीजिए, बंधु तिर्की को जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो उनकी बेटी जीती। तो ये है जरूर एक उदाहरण है कि जिसके कारण सीट लीक हुई उसके मतलब वारिस जीते हैं वहां से। लेकिन रामगढ़ में जब आप आकर देखेंगे तो ममता देवी को जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो एक मैसेज तो ये था कि उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी और जो आंदोलन हुआ उस क्रम में जो कुछ भी हुआ, न्यायपालिका ने माना कि नहीं वो दोषी है, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ये सारी चीजें वहां भी बताई जा रही थी, लेकिन लोगों ने पसंद किया कि नहीं, आजसू का कैंडिडेट ही यहाँ बेहतर है, क्योंकि इस सरकार ने जो उनके साथ वायदे किए थे उसको पूरा नहीं किया। तो जब आप छलावा करेंगे और बार बार करेंगे, और ये चुनाव कोई बहुत लंबे अंतराल के बाद नहीं हो रहा है, 6-8 महीने के अंतराल में हो रहा है। जनता भी इन चीजों से अब उब चुकी है कि राज्य सरकार का जो मुखिया है वो भ्रष्टाचार पर कुछ बोलता नहीं है। पंकज मिश्रा अगर लूट मचाए हुए थे पूरे संथाल परगना में, तो ऐसी कोई मैं समझता हूं कि सूचना नहीं होगी जो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती होगी। उनके आईबी हैं और भी सूत्र हैं उनके पास जहां से उनको सूचनाएं मिलती होंगी, लेकिन उस पर चुप्पी साध जाना। आज जेल में वो व्यक्ति है लगभग 1 साल से, उसके बावजूद उसको विधायक प्रतिनिधि से हटाया नहीं जाना, इस बात की ओर इशारा करता है कि अंदर खाने बहुत कुछ है जो मुख्यमंत्री को डरा रहा है कि अगर हमने कुछ कार्रवाई उसके खिलाफ की तो व्यक्ति अगर मुंह खोल देगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत उस प्रथम परिवार के लिए कहीं ना कहीं संकट उत्पन्न हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश भी बने हुए हैं। राजेश, डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। 6 कैंडिडेट तो मैदान में है, लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच में है। लेकिन जिस तरीके से आज डुमरी में ओवैसी ने एंट्री ली, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, क्या इसे त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, आप पहले चर्चा हो रही थी फैक्टर की बात, तो 2 फैक्टर सामान्य रूप से इस चुनाव में देखे जा रहे हैं। एक तो यह है सहानुभूति, इमोशनल फैक्टर जो है सहानुभूति, क्योंकि जगन्नाथ महतो जी का निधन हो गया, उनकी सीट खाली हुई, इस कारण से वहाँ चुनाव हो रहा है। बेबी देवी उनकी धर्मपत्नी है, सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, तो एक इनकैश करने का ये प्रयास है। ये अलग बात है कि बीजेपी के लोग कुछ कहते हो, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जिनकी यह सीट रही है, खासतौर पर ये जेएमएम की सीट रही है, एक श्रद्धांजलि के रूप में इसे लोगों से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक वोट से उन्हें जिताकर श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, क्योंकि काफी समय से आप समझिए कि वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। लगभग 20 साल से उनका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन रहा है, इस क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किया है। जेएमएम का यह दावा है, कांग्रेस के लोग जो चूंकि अलायंस में है तो वो भी यही बात दोहराते हैं, लेकिन सब चीज की एक सीमा है। देखिए, आपने देखा होगा कि चुनाव में इधर जो एनडीए की प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, वो उनके बेटे भी कुछ अलग बयान दे रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं इनकैश करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक श्रद्धांजलि होगी और इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, अब समय बदल गया है। तो ये सारी चीजें वो भी अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं, फिर उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में वो भी लोगों को एक अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सहानुभूति एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर है, लेकिन इसका भी एक
सीमित दायरा होता है। इसके अलावा जो है ओवैसी का फैक्टर जो है, ओवैसी देखिए हर चुनाव में उतर रहे हैं और आपने देखा कि बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ उनका, और भी कई राज्यों में हुआ है, साउथ के राज्यों में हुआ है। यहाँ पर भी वो उनके जो प्रत्याशी हैं वो अच्छा परफॉर्म किए थे। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगभग 24,000 वोट लाया था। तो ओवैसी का ये प्रयास है कि वो पोलराइज करे, कम से कम खासतौर पर जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उनको पोलराइज करे और एक ताकत के रूप में AIMIM उभरे वहां पे। तो देखिए इसका साइड इफेक्ट तो होना ही है, क्योंकि ये मुस्लिम वोट जो है, अगर हमें कैटेगराइज करके देखें तो मुस्लिम वोट सामान्य रूप से झारखंड में ये माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीब ये वोट जा रहे हैं, और अगर ओवैसी फैक्टर काम करता है तो शायद इसका नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो सकता है। लेकिन देखिए आप मांडर का चुनाव हुआ था, ओवैसी के प्रत्याशी वहां भी थे, लेकिन वो प्रत्याशी तो चूंकि वांटेड थे वो सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर का प्रत्याशी जो है बहुत शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहा है, चुनाव प्रचार में भाग ले रहा है और लोगों से वोट मांग रहा है। फैक्टर मांडर विधानसभा चुनाव में कोई काम नहीं किया वैसा जो अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है जो प्रत्याशी है इस पार्टी के, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये कुछ न कुछ करेंगे ही। आज इसका नफा नुकसान क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो एक सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं कि मुस्लिम वोट है, यादव वोट है या फिर महतो वोट है, हम चूंकि चुनाव में ये कड़वी सच्चाई है कि जातीय पर समीकरण पर बहुत ज्यादा चर्चा होने लगती है, तो कहीं न कहीं ओवैसी फैक्टर थोड़ा बहुत तो काम करेगा ही। इसका नुकसान किसे उठाना पड़ सकता है ये अलग बात है, लेकिन चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग यहाँ पे अभी डिबेट में नहीं है, वो बेहतर बता सकते कि इसका नुकसान किसे उठाना पड़ता है। लेकिन अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता ने ये एक वीडियो में अपना बयान जारी करके कहा है कि ये INDIA यानी जो फॉर्मरली यूपीए था उसी के ए टीम है AIMIM, और ये फायदा पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं आए हैं और JMM को इसका फायदा होगा। तो देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे चुनाव दो महिलाओं के बीच हो रहा है, एक महिला फैक्टर भी है यहाँ पर, स्त्री मतदाता भी काफी संख्या में है। इनका क्या रुझान होता है आपने देखा है कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो महिलाएं थी उनका बहुत ज्यादा वोट NDA को पड़ा था और बड़ा ही टर्निंग पॉइंट हुआ था और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट NDA के पक्ष में आए थे। तो इस चुनाव में ये 2-3 फैक्टर्स हैं, क्या रुझान होता है ये 2-3 दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात ईमानदारी से यह जरूर देखी जा रही है कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है या मेहनत कर रहा है, वहीं बीजेपी के लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से जो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आजसू का प्रत्याशी जरूर है वहां, लेकिन बीजेपी ही भी तनमन धन से वहां लगी हुई है। रामगढ़ का एक उदाहरण पहले से है हमारे सामने। तो बीजेपी के लोगों का दावा है कि इसका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा और NDA प्रत्याशी जो है यशोदा देवी जीतेंगी, क्योंकि मतदाताओं का रुझान ऐसा बन रहा है कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सरकार का जो नॉन परफॉर्मेंस है वो भी एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लोगों का या NDA के लोगों का, ऐसा कहना है। चलिए प्रभास जी, अब NDA को लगातार महिलाओं का अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। अगर डुमरी की बात करें, लगातार आजसू प्रमुख सुदेश महतो वहां पर जनसभा कर रहे हैं और महिलाओं की जो संख्या है वो वहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। भय भ्रम भ्रष्टाचार की बातों के साथ लगातार वहां पर आजसू प्रमुख डटे हुए हैं, पसीना बहा रहे हैं, और यहां पर आपको क्या लगता है कि ये फैक्टर आपका यहां पर काम करेगा? भय भ्रम भ्रष्टाचार, क्या वाकई में लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं? बेशक राजा जी, देखिए जनप्रतिनिधि का अगर चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधि से अपेक्षा यही रहती है कि वो जनता के मुद्दे पे पसीने बहाएं, और माननीय सुदेश महतो जी जनता के मुद्दे पे पसीना क्या, वो अपने आप को गलाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। आप ये देखिए, अब ये बार बार मुझे एहसास हो रहा है खाली कुर्सी अपने बगल को देख के कि JMM वाले सोच रहे हैं कि AI का दौर चल रहा है और उसमें ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन मतदाता के
वोट तो मतदाता ही देते हैं। और रहा बात की वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी आपके फील्ड में हैं, उन्होंने कुछ चीजें उन्होंने इंगित कराया कि वो सहानुभूति के लिए एक तरह से देखिए एक भ्रम का जाल फैलाया गया है और उस चीज को लोग समझ रहे हैं। सहानुभूति अगर देखना है, सहानुभूति का कार्ड अगर खेलना है तो ठीक है, वो लंबे बीमारी के बाद शिक्षा मंत्री जी का निधन हुआ, लेकिन उससे पहले भी आप देखिए ना कि दामोदर दा जो झारखंड आंदोलनकारी थे वो भी डुमरी की जनता के सेवा करते ही करते अपने प्राण को न्यौछावर किए। आज उनकी पत्नी श्रीमती यशोदा देवी जी एनडी की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रही है और बेटा उनका कैंसर से जो थर्ड स्टेज में है वो भी साथ साथ में माँ का भागीदार बन रहा है। तो सहानुभूति जनता देखिए समझती है सारा कुछ कि भ्रम क्या है, रियल क्या है। और ये अगर भ्रम के लिए अगर बोला जाता है कि वो बार बार एक चीज को इंगित वो लोग कर रहे हैं कि लंबे 20 साल तक उनका शासन रहा, तो सहानुभूति श्रद्धांजलि स्वरूप उनको परिवार को अगर जनता ये इस तरह से कर रहे तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है तो चुनाव आयोग उसमें जरूर मेंशन करता इस तरह का चीजें होते कि कोई अगर आदमी अगर इलेक्टेड प्रतिनिधि अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के तरफ चला जाता है, लेकिन चुनाव होता है। आप ये देखिए ना कि आप पूर्व में भी देखिए झारखंड का अगर थोड़ा सा पीछे बढ़ के चलेंगे तो उग्रवादियों द्वारा हत्या होती है मंत्री रमेश सिंह मुंडा जी के, अभी जेएमएम में ही उनके पुत्र विधायक हैं, लेकिन उस जगह पे रमेश सिंह मुंडा की हत्या के बाद भी अगर उपचुनाव होता है तो उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ती हैं तो माननीय गुरुजी चले जाते हैं उनसे चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सब फैक्टर नहीं दिखता है, ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और जनता, डुमरी की जनता बहुत अच्छी से समझ गई है। ये देखिए, ये सरकार का कैलेंडर जो बना था कि नियुक्ति वर्ष होगी, ये वर्ष होगी, ये जो वर्ष अभी जो 2023 चल रहा है, सरकार का लोगों के प्रति जो डिलीवरी करने के था ये वादा थी सरकार की, लेकिन वो सरकार नहीं कर पाई। कभी कोरोना का चादर, कभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का बहाना बना के कि हमको काम, अपने करप्शन के जो चादर में ढक के छुप जा रहे थे, कभी बीमारी का बहाना। तो अब वो चीज को देखते जब जनता की ये जो उपेक्षा में जब तब्दील हो गई, तब जनता रामगढ़ उपचुनाव से बताने लगी कि अब हम डिलीवर कर रहे हैं। इसी के लिए रामगढ़ हम जीते थे और डुमरी भी भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी जी जीतने जा रहे हैं। चलिए, तो पूरी तरीके से आश्वस्त है डुमरी को लेकर एकदम हम जनता के सपोर्ट से। और आपने बोला ना कि आधी आबादी जब घर से बाहर आ जाती है अब जनप्रतिनिधियों को सुनने के लिए, तो वो एक हवा बताता है कि हम किसके तरफ हैं। प्रदीप जी, ओवैसी को हमेशा से, एआईएमआईएम को हमेशा से बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। एक बार फिर से यही सुनने को मिला है कि बीजेपी की बी टीम है एआईएमआईएम। देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं जवाब उनको देना है। अब जहां तक प्रश्न है कि अभी आपके वरीय संवाददाता वो बता रहे थे कि 2-3 फैक्टर्स हैं चुनावी मैदान में जी। तो भारतीय जनता पार्टी तो लग रही है कि नॉन परफॉर्मेंस एक फैक्टर है हमारे लिए, हम उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और कोई ओवैसी फैक्टर को समझ रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, और एक सत्ताधारी तबका है वो समझ रहा है कि सहानुभूति का ही जो फैक्टर है वो मेरे लिए निर्णायक होगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आपके कैमरामैन से एक बार जरा सा जूम करके वो दिखा दें वो सीट जो खाली है, कि अगर इतनी ही सहानुभूति होती आज बेबी देवी से, तो मैं समझता हूं कि हम दोनों जो गठबंधन के साथी यहाँ खड़े हैं उनसे पहले उनको आना चाहिए था। बेशक उनकी वकालत करने के लिए, उनको पुरजोर ढंग से उसकी बचाव करने के लिए, प्रचार करने के लिए, आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता तक वो संदेश पहुंचाने के लिए अगर यहाँ उपस्थित होते तो मैं उनकी संजीदगी को समझ सकता। चलिए, भी उम्मीद थी, हमें भी थी कि जेएमएम से बिल्कुल तो बता रहा है कि वो पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। चलिए, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो जब वो कैमरा फेस नहीं कर सकते हैं स्टूडियो का, समाचार घराना का, तो वो फिर जनता को किस तरह से वो मुंह दिखाएंगे। चलिए, तो आना तो था, लेकिन क्या वजह रही जो आप बता रहे हैं, क्या वो वजह है या कोई भी वजह है वो हमें तो नहीं पता, लेकिन अपनी बातों को रखना, अपने पक्ष में बात करना बेहद जरूरी था, पर कोई पहुंचा नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। अब देखना ये है कि डुमरी के दंगल में जीत किसकी होगी और डुमरी की जो जनता है अपना आशीर्वाद किस पर बरसाती है, क्योंकि
5 सितंबर का वो दिन जब वोटिंग होगी और 8 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे और उम्मीद है कि एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। चलिए प्रदीप सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 11 भारत आने के लिए। प्रवास खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो डुमरी के दंगल में लगातार ताल ठोके जा रहे हैं, पसीना बहाए जा रहे हैं। एनडीए की अगर बात करें, एनडीए अपने प्रत्याशी के लिए लगातार वोट कर रही है, इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी के लिए लगातार वोट कर मांग रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।